बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका था, दो खेमों में बंट चुका था। पूरे विश्व का विभाजन दो कहीं की अलग अलग गुटों में हो गया था। दो गुटों की हमने बात की थी, उनके बीच प्रतिद्वंदिता की बात की थी, उनके बीच चली होड़ की बात की थी और बाद में अंत में हमने ये भी समझा था कि कैसे इन्होंने समझदारी से काम लेते हुए अस्त्र परिसीमन जैसी संधियाँ की और हथियारों की होड़ को रोकने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम जानेंगे उस दो ध्रुवीयता को कैसे मिली चुनौती, अर्थात जो विश्व दो ध्रुवीयता में बढ़ता जा रहा था, दोनों महाशक्तियां अपने अपने खेमे में देशों को शामिल करने की होड़ में लगी थी और वहीं जो राष्ट्र थे, दूसरे राष्ट्र, वो भी अपने अपने निज लाभ के लिए और खेमों में शामिल होते जा रहे थे। ऐसे में लगातार जो दो ध्रुवीयता का ये दौर चल रहा था, इसको किन बातों ने, कौन सी मसलों ने चुनौती दी, अर्थात इस दो ध्रुवीयता के सामने एक टकराहट पैदा हुई। इस दो ध्रुवीयता पर रोक लगने के लिए, एक बाधा उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी परेशानियां, परिस्थितियां, बातें आन खड़ी हुई थी। चलिए देखते हैं और इसमें जानते हैं। सबसे पहली चुनौती दो ध्रुवीयता को है गुट निरपेक्षता। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को अब एक तीसरा विकल्प मिल चुका था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पास केवल एक ही विकल्प था कि वो किसी ना किसी महागुट में शामिल हो जाएं, अर्थात या तो वो अमेरिकी खेमे में जाएं या वो सोवियत संघ में जाएं। इन दोनों विकल्पों में से उन्हें एक विकल्प का चयन करना था। लेकिन अब इन दोनों विकल्पों के अलावा एक तीसरा विकल्प इनको मिल चुका था। वो विकल्प था गुट निरपेक्षता का, अर्थात दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। और ये विकल्प दिया किसने था, चलिए देखते हैं। ये विकल्प देने वाले थे युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों में दोस्ती थी और इन तीनों ने ही एक 1956 में बैठक की थी। और वो बैठक किस बात से संबंधित थी? दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने से संबंधित, कि हम किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जाएंगे, हम दोनों महाशक्तियों से, दोनों खेमों से, दोनों गुटों से अलग रहेंगे, अर्थात जो ये द्विध्रुवीयता है इससे हम अलग रहेंगे। और इस बैठक का जोरदार समर्थन इन्हें मिला था इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वाने एनक्रुमा से। यहाँ ये घाना होगा, घाना एक देश का नाम है, वहाँ के वाने एनक्रुमा से। और इस तरह से ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए और इनका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जिसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ये सम्मेलन 1961 में इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड सम्मेलन होता है। ये 3 बातों की परिणति था। ऐसी कौन सी 3 बातें थी जो कि परिणित हुई आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में? तो पहली बात थी, वो तो थी इन 5 देशों के बीच आपसी सहयोग और मित्रता। दूसरी बात थी शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। शीत युद्ध का प्रसार लगातार हो रहा था और अब इसके दायरे भी बढ़ रहे थे, अर्थात हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे शीत युद्ध के दायरे के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से जाना कि ऐसी घटनाएं हुई कि थोड़ा बहुत युद्ध भी हुआ या फिर युद्ध की स्थिति तक पहुंचा, लेकिन बात हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत सारे नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। बहुत सारे जो अफ्रीकी राष्ट्र थे वो नव स्वतंत्र हो रहे थे, तो उसका भी कहीं की एक परिणति हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, क्योंकि अब उन राष्ट्रों को एक तीसरा विकल्प मिल चुका था, दोनों महाशक्तियों से इतर अलग, तो उन्हें भी अब समर्थन करना था इस आंदोलन का। तो इस तरह से ये 3 बातें हैं, ये 3 बातें परिणति थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो लगातार बढ़ता गया और 2016 में वेनेजुएला के 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हुए। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन
में अब शामिल हो चुके थे, जिनकी राजनीतिक प्रणालियां अलग अलग थी, जिनके हित अलग अलग थे। यानी कि हर एक राजनीतिक प्रणाली के हर तरह के हित के बहुत सारे देश अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे थे। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी परिभाषा इस रूप में दी जा सकती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नहीं हो सकती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश शामिल नहीं होंगे, अर्थात दोनों गुटों से अलग रहना, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होना। लेकिन इसका मतलब गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद मतलब कि बिल्कुल अलग हो जाना, बिल्कुल टूट जाना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, अंतर्राष्ट्रीय मसलों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना, एक तरह से वहाँ से गूंगे बहरे और अंधे हो जाना कि कुछ भी हो रहा हो विश्व व्यवस्था में, दोनों महाशक्तियों के खेमे के सदस्य देशों में हमें कोई मतलब नहीं है, हम पूर्णतया अलग हैं। गुटनिरपेक्षता ये नहीं था। जैसे कि पृथकतावाद की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट कर रखना पृथकतावाद है। और 1787 से प्रथम विश्व युद्ध तक, अमेरिका 1787 में स्वतंत्र हुआ था, तब से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका ने पृथकतावाद की नीति अपनाई थी। लेकिन गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है और गुटनिरपेक्षता तटस्थता भी नहीं है। तटस्थता का मतलब युद्ध में शामिल ना होना। और दूसरी बात केवल ये नहीं है कि युद्ध में शामिल ना होना या फिर युद्धों को रोकने का प्रयास ना करना, ये तटस्थता होती है, यानी कि ना तो युद्धों में शामिल होना है, ना युद्धों को रोकने का प्रयास करना है, इस मामले से कोई मतलब नहीं रखना है, ना कोई शांति बहाली के प्रयास करने हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन इनसे अलग था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थता नहीं थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन युद्धों को रोकने में भी इसने प्रयास किए और शांति बहाल करने के भी इसने प्रयास किए, और युद्धों की कोई किसी कारण से युद्ध हुआ तो उसमें सही और गलत की आलोचना में भी इसने भाग लिया। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता नहीं अपितु सक्रियता थी, विश्व में शांति बनाए रखने में, युद्धों के माहौल को समाप्त करने में, युद्ध रोकने में और विभिन्न शांति जो मिशन थे उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने में। तो इस तरह से हम देखें कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभा रहा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अर्थात ना ही ये तटस्थ था और ना ही ये पृथक था। और इसकी ताकत सबसे बड़ी यही थी कि इसके सदस्य राष्ट्रों में आपसी एकता थी और साथ ही ये किसी भी खेमे में शामिल नहीं थे, और किसी भी खेमे में शामिल ना होना और आपसी एकता इस आंदोलन की ताकत के रूप में सामने आए थे। अब हम जानेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की यहाँ चर्चा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, हम बात कर रहे हैं कि दोनों खेमों से अलग अब ये एक नया आंदोलन चल पड़ा था। और यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात ये रखनी है कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, अफ्रीका के, एशिया के, लातिनी अमेरिका के, ज़्यादातर वो देश शामिल थे। तो इन देशों से ही जुड़ी हुई है ये नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। क्या है ये नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था? देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था, क्योंकि ये राष्ट्र अभी अभी उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए थे। इनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, बेहद गरीबी इनके राष्ट्रों में थी और बहुत सारी कहें कि आर्थिक समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही थी, और इन्हें इसीलिए अल्प विकसित राष्ट्रों का दर्जा भी दिया गया था। इनके सामने चुनौती थी आर्थिक विकास की, इनके सामने चुनौती थी अपनी जनता को गरीबी से उबारने की, इनके सामने चुनौती थी टिकाऊ विकास से ही सही मायने में आज़ादी प्राप्त हो सकती है। तो टिकाऊ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, सही मायने में अपनी आज़ादी को प्राप्त करना, ये चुनौती इनके सामने आई हुई थी। और इसीलिए जन्म होता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का। इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल ये जो राष्ट्र थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन्हें अपने टिकाऊ विकास करना था, इन्हें अपनी जनता को गरीबी से उबारना था।
तो इन सब बातों के लिए, इन सब मसलों के हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हमारे सामने आती है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन में टुवार्ड्स ए न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इस रिपोर्ट में प्रस्ताव था वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का। और इन सुधारों में क्या क्या था कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन विकसित देश कर रहे थे, पश्चिम के विकसित देश कर रहे थे। ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, क्योंकि ये उपनिवेश थे और इनका जो दोहन है वो इनके उपनिवेशिक शासक देश थे, वो इनके संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे। तो इस रिपोर्ट में ये सुधार प्रस्तुत किया गया था। इस सुधार के माध्यम से इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अब नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये नव स्वतंत्र देश थे, प्रौद्योगिकी में ये पिछड़े हुए देश थे, इन्हें पश्चिम के देशों से प्रौद्योगिकी चाहिए थी, तो उस प्रौद्योगिकी की जो कीमत है वो कम होगी। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो ये मुख्य सुधार के बिंदु थे। अब देखिए, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति भी धीरे धीरे बदली और इसने आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति शुरुआत में थी दोनों खेमों से अलग रहने की, दोनों खेमों से विलग रहने की, क्योंकि जैसे कि हमने अभी अभी बात भी की थी कि नव स्वतंत्र राष्ट्र अधिकतर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल थे। इनके सामने अब चुनौती आर्थिक विकास की थी, प्रौद्योगिकी में इनके पास पिछड़ापन था। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी अब नए मुद्दों ने जन्म ले लिया था और अब ये नए मुद्दे थे वो आर्थिक मुद्दे थे और इनको अधिक महत्व मिलने लगा था। 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख हो उठे थे और इसका परिणाम ये हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो अब एक आर्थिक दबाव समूह बन गया था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए थे। इसका मुख्य कारण था कि विकसित देशों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था, विकसित देशों द्वारा इस बात का लगातार और तेज विरोध किया जा रहा था। तो इस वजह से भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक तरह से आर्थिक मुद्दे थे वो महत्ता प्राप्त कर रहे थे। भारत का शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत ने शीत युद्ध के दौरान किस तरह की नीतियों का पालन किया? क्या प्रभाव भारत का शीत युद्ध पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या रही? क्या प्रभाव रहा भारत का? इन सब बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की भूमिका है वो शीत युद्ध में दो स्तरों पर रही। पहली तो भारत ने सजग रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई। दूसरा, उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने का इसने पुरजोर विरोध किया कि जो भी नव स्वतंत्र देश हैं जो अब आज़ाद हो रहे हैं और ये आज़ाद देश हैं वो अन्य महाशक्तियों के खेमे में जा रहे हैं, तो इसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी। जैसे ही हमने बात कर ली कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पलायन नहीं था, मतलब कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, इसका मतलब ये नहीं था कि भारत पलायन कर गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से। जो वैश्विक समस्याएं थी सामने, या कहीं कोई युद्ध की स्थिति थी या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा थी, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि भारत वहाँ अपनी कोई भूमिका नहीं निभाने वाला है या फिर भारत वहाँ उपस्थित नहीं रहने वाला है। भारत ने बढ़ चढ़कर शांति अभियानों में भाग लिया, भारत ने बढ़ चढ़कर युद्धों को टालने की कोशिश की और कहीं प्राकृतिक आपदा आई तो भारत ने बढ़ चढ़कर अन्य देशों के साथ सहयोग के संबंध निभाए। देखिए, शांति की स्थापना और प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए भारत ने सक्रियता से हस्तक्षेप किया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। तो भारत ने मतलब कि लगातार प्रयास किया था कि जो अमेरिकी और सोवियत खेमे से नहीं जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको ताकतवर बनाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए और उनमें आपस में संबंध
संबंध सहयोगात्मक बनाए जाएं। अब हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी इसने भारत का कैसे हित साधन किया। गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को क्या क्या लाभ हुए, भारत को क्या क्या फायदा मिला। पहला फायदा भारत को मिलता है कि भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित सदता हो, ना कि महाशक्तियां और उसके खेमे के देशों का। क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी बच्चों कि जब हम किसी गुट में शामिल होते तो उस गुट का जो नेता था या फिर उस गुट के अन्य सदस्य देश थे, उनकी बात मानना आवश्यक हो जाता गुट के सदस्य के लिए, और उन्हीं के अनुरूप, उसी विचारधारा के अनुरूप अपनी विदेश नीति या फिर अपनी अन्य नीतियों का निर्माण करना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए भारत अब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी नीतियां बना पाया, चाहे वो विदेश नीति हैं, चाहे वो आर्थिक नीतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक नीतियां हैं। किसी भी महाशक्ति और खेमे का प्रभाव भारत की नीतियों पर अब आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश कर सकता था। कि अगर एक महाशक्ति भारत के खिलाफ जा रही है या भारत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है तो अब भारत के पास एक विकल्प था कि वो दूसरी महाशक्ति से सहायता ले सकता था। तीसरा, अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से लेकर कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। तो एक तरह से भारत ने अपने आप को एक बहुत लाभदायक स्थिति में रखा कि दोनों ही गुट थे वो कहें कि एक बार भारत से नाराज भी होते हैं, कोई एक गुट नाराज होता है तो निसंदेह दूसरा प्रयास करता कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए। तो इस तरह से भारत का दोनों ही तरफ से हित साधन हुआ। अब दोनों ही जो महाशक्तियां थी वो भारत की तरफ से निश्चित नहीं थी कि ये कौन से गुट में शामिल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसलिए ना तो वो दबाव बना सकती थी, ना ही धौंस जमा सकती थी। गुटनिरपेक्षता की नीति की लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हुई। सबसे पहली आलोचना तो ये थी कि ये एक सिद्धांत विहीन नीति थी। हाँ ठीक है, गुटों में शामिल नहीं होना है, लेकिन इसके बाद में इस नीति का, इस आंदोलन का कोई सिद्धांत नहीं था, कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं थी। कभी इसमें आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए, कभी गुटों में शामिल ना होना महत्वपूर्ण हो गया। अर्थात एक किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित ये नीति नहीं थी, एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित ये आंदोलन नहीं था। साथ ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। ये भी इस नीति की आलोचना हुई, भारत की भी आलोचना हुई कि कहा तो ये जाता है कि गुटनिरपेक्षता अर्थात निष्क्रियता नहीं है, गुटनिरपेक्षता अर्थात पृथकतावाद नहीं है, गुटनिरपेक्षता अर्थात तटस्थता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कि किसी महाशक्तियों द्वारा कोई ऐसे कृत्य किया गया जिसकी आलोचना करनी चाहिए थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों को और भारत को। लेकिन क्योंकि अपना हित सदता देख उस वक्त भारत चुप रहा, अर्थात उसने अपनी उस नीति का, जो कि कहीं की तटस्थता की नीति नहीं थी, सक्रियता की नीति थी, उसका पालन नहीं किया। एक और आलोचना कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं थी। बहुत बार भारत ने, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक राष्ट्र था, गुटनिरपेक्षता का इसमें सिद्धांत अपनाया था, लेकिन बहुत बार भारत ने अमेरिका से भी सहायता ली और बहुत बार भारत की स्थिति सोवियत संघ की तरफ झुकती हुई नजर आई। अर्थात भारत स्थिर नहीं था। भारत ये नहीं सोच पा रहा था कि वास्तव में उसे गुटनिरपेक्ष रहना है या सोवियत संघ के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं या फिर अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। तो ये भारत की आलोचना हुई इस दौरान कि भारत का व्यवहार स्थिर नहीं था। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही, मतलब कि कई बार ऐसा हुआ, इसका उदाहरण हमने जो अपनी पिछली पुस्तक थी उसमें पढ़ा था कि कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने अगर आक्रमण किया था तो भारत ने उसकी आलोचना की, लेकिन वैसा ही आक्रमण अगर सोवियत संघ ने किया तो भारत ने उसकी आलोचना नहीं की। अर्थात भारत की स्थिति है वो विरोधाभासी रही। एक ही मुद्दे पर भारत कहीं पक्ष लेता नजर आ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उसी मुद्दे की भारत आलोचना भी करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये भी भारत की आलोचना की जाती है राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा कि भारत का व्यवहार, भारत की नीतियां कई बार विरोधाभासी प्रदर्शित हुई थी।
साथ ही 1971 में भारत की सोवियत संघ के साथ मैत्री, जबकि किसी खेमे में शामिल न होने का आलोचक रहा था भारत। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी आलोचना की जाती है। 1971 का वक्त आपको याद ही होगा कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आने लगे थे। हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ छिड़ गया था। बांग्लादेश का जब गठन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से सहयोग मिल रहा था, इसलिए बदले में भारत ने भी सोवियत संघ से सहयोग के लिए मैत्री की थी। तो इस बात की आलोचना वहाँ की जाती है कि जब भारत ने ये निर्धारित किया था कि उसे किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना है, गुट से अलग रहना है, तो फिर उसने सोवियत संघ के साथ मैत्री कर ली, अर्थात भारत है वो गुटनिरपेक्षता का पालन ठीक से नहीं कर पाया। तो बहुत सारी आलोचनाएं हैं और शायद ऐसी कोई नीति नहीं होती, कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता जिसकी आलोचनाएं ना हो। आलोचनाएं होना भी आवश्यक है। आलोचनाएं एक कदम होता है सुधार की तरफ। आलोचनाएं होंगी तो सुधार की तरफ कदम बढ़ेंगे। हम देखते हैं निष्कर्ष क्या निकले इनसे। देखिए, गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। हमने गुटनिरपेक्षता की बात की, गुटनिरपेक्षता क्या है और क्या नहीं है इसकी हमने बात की। भारत का इससे क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या हित साधन हुआ, इसकी भी हमने बात की। और आलोचनाएं किन किन बातों को लेकर हुई, हो सकता है कई आलोचनाएं गलत हों, हो सकता है कई आलोचनाएं सही हों, लेकिन आलोचनाएं तो हुई हैं, उनको भी हमने ठीक से जाना। अब निष्कर्ष क्या निकला कि क्या वास्तव में गुटनिरपेक्षता एक आलोचना का ही विषय था या फिर इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। तो देखिए बच्चों, जो गुटनिरपेक्षता है उसमें कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। मतलब केवल शीत युद्ध के दौर की ही बात नहीं है, या फिर गुटनिरपेक्षता केवल दोनों खेमों से अलग रहने की ही बात नहीं करता है, अपितु इसका एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जो देश उपनिवेशवाद से बाहर निकले हैं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश अधिकांश देश वो हैं जिन पर कोई औपनिवेशिक ताकत, औपनिवेशिक शासक शासन किया करता था, जैसे कि हम भी गुलाम थे किसी विदेशी शक्ति के। तो ये वो वाले राष्ट्र हैं जो कि आज़ाद होकर आए हैं और इनमें एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। और अगर ये सारे के सारे देश एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक संगठन में बंधे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति है वो मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकधर्मी बनाने के संकल्प पर टिकी है। ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ये वैकल्पिक विश्व के निर्माण की बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसको लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिकी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि सदैव प्रासंगिक होते हैं। आज शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, आज सोवियत जो संघ है उसका विघटन हो चुका है, दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका है। लेकिन यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है या गुटनिरपेक्षता है, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो अप्रासंगिक हो चुकी है। क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा, गुटनिरपेक्षता की नीति है वो विश्व व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने पर टिकी है और जो विश्व में असमानताएं फैली हैं उन असमानताओं को समाप्त करने के मूल्य पर टिकी है। तो बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, बहुत सारे गुटनिरपेक्षता के ऐसे सिद्धांत हैं जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। लेते हैं प्रश्न संख्या 1, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखने हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों को। गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को क्या लाभ हुआ, हमने जाना अभी गुटनिरपेक्षता की नीति और भारत का हित साधन। तो इस बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत पर ना तो कोई विदेशी शक्ति धौंस जमा पाई और ना ही भारत को वो कहें कि एक तरह से नीचे दिखा पाई या फिर भारत के ऊपर दबाव बना पाई। गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिक है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में आपको अपने और कारण लिखने हैं, आपको ये उत्तर तैयार करना है। बहुत अच्छा इसका उत्तर तैयार हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी है कि आज जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, आज जब विश्व में कोई दो ध्रुवीयता नहीं बची है, दो खेमे नहीं बचे हैं, और क्योंकि दोनों खेमों से अलग रहना, दोनों खेमों से बचना, इसीलिए गुटनिरपेक्षता का आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति की स्थापना की गई थी। आज जब दो खेमे ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है गुटनिरपेक्षता की? हमने बहुत अच्छे से जाना कि क्या जरूरत है गुटनिरपेक्षता की, क्यों आज भी गुटनिरपेक्षता की नीति है वो प्रासंगिक है।
आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में क्या स्थिति है, कितने इसके सम्मेलन हो चुके हैं, कितने इसके सदस्य राष्ट्र हैं और भारत ने कितने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किए हैं जो कि भारत की सरजमी पर आयोजित हुए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जुटानी है और लिखनी है। धन्यवाद।